गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग पार्ट 5 रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर हुआ है उन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज ये जितने भी सवाल दिए गए हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों मिलाकर आर्मी जीडी ट्रेड्समैन टेक्निकल एंड नर्सिंग असिस्टेंट इट विल बी यूज़फुल फॉर ऑल एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या क्या दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब भी एक केमिकल रिएक्शन होने से पहले क्या क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक दूध दही बनने के लिए सो फ्रॉम मिल्क टू कर्ड इट टेक्स ए बैक्टीरियम दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। उस बैक्टीरियम क्या करता है, वो एक कैटलिस्ट होता है और वो टेम्परेचर के साथ साथ हमें दूध गर्म करना पड़ता है। जितना गर्म में आप उसके अंदर दही डालोगे उतना जल्दी वो जमने लगेगा। और साथ में फ़िज़िकल स्टेट, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। और साथ में अगर देखा जाए उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि उसमें पानी ज़्यादा डाला है कि कम डाला है, या उसके अंदर दही का अमाउंट कितना डाला है, टेम्परेचर कितना था, ये जितने भी सब ऑल द अबव इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। मतलब ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होने के लिए यहाँ पे सी लिखा है। इसका जो आंसर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी मैटर करता है, कैटलिस्ट का प्रेजेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साथ में टेम्परेचर भी है और फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हर चीज़ इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसका आंसर ऑल द अबव है। और बाकी अगर देखा जाए ये जो पास्चराइजेशन प्रोसेस है, किसने इस पास्चराइजेशन प्रोसेस को खोज किया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू BCG वैक्सीन दैट इज़ बैसिलस कैलमेटिगुरियन, ये एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर करने के लिए आपको ये BCG वैक्सीन आपको देना पड़ता है। बाकी एलिज़ा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे होता है। इसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अब्रिविएशन आपसे पूछा जाएगा। ये जो एलिज़ा टेस्ट है एड्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाइडल टेस्ट होता है, आपका अगर टाइफाइड हो जाता है आपको इस आसानी से इस वाइडल टेस्ट के हिसाब से खोज कर सकते हैं। देखिए एक सवाल में कितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसी तरह से पढ़ना ज़रूरी होता है। अगला देखिए, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि आप जानते हैं 1885 में ऑक्टेवियन ह्यूम एक इंग्लिश मैन है एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ WC बैनर्जी इन 1885 28 दिसंबर। सो उस दिन इसको फॉर्म किया गया है बाय एओ ह्यूम। उसके साथ कौन थे, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज जहाँ पे था वहाँ पे इन्होंने इसको फॉर्म किया है। उस टाइम पे जितने भी डेलीगेट्स, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होता है डेलीगेट्स, यानी अटेंड करने वाले जो संख्या थी कुल मिला के 12 या 72 मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे इस फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 साल पहले। और यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दादा यानी ओल्ड मैन। सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू को कहते हैं। और बाकी महात्मा या फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं। और जहांगीर ये किसका बेटा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि बाबर का बेटा अकबर है और ये जहांगीर किसका बेटा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जहांगीर का बेटा कौन है ये भी बताइएगा। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द नेम ऑफ लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड इन इंडिया, इसको कहते हैं LCA। ये तेजास एक ऐसा एक LCA है जो कि इंडिया में डेवलप किया गया है। ब्रह्मोस एक मिसाइल है, चेतक एक हेलीकॉप्टर है। ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। और एक होता पायलटलेस टारगेट
एयरक्राफ्ट PTA कहते हैं। ये जो निशंत है ये उस किस्म का एक PTA है। आप जानते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल, ये किस्म का वही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ड्यूरालिमिन, इनके अंदर कुछ अलॉयज़ होते हैं, मतलब जैसे कि ये पूरा अलॉय है जिनके अंदर कुछ मेटल्स होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम का जो मिश्रण है वो ड्यूरालिमिन पूरा चारों का मिश्रण है। लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी है ये अलग अलग आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जितने भी बॉडीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट है और साथ में जो किचन वेयर है और साथ में ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, ये सब इन्हीं का बना हुआ रहते हैं। और इनके अंदर आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम का मिश्रण देखने को मिलता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ड्यूरालिमिन। आपसे पूछा जाएगा, आपको नीचे दिया जाएगा ऑल द अबोव, तो आपको आंसर ऑल द अबोव लिखना है। अगला देखिए कुछ एग्रीमेंट्स है, जैसे कि मैंने बताया था 1, 2, 3 एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला पैक्ट, ये अलग अलग है जो अपनी है। ये जो 1, 2, 3 एग्रीमेंट है ये इंडिया अमेरिका के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। अगर हम कह सकें यहाँ पे इंडिया और पाक के बीच में क्या था और इंडिया और चाइना के बीच में क्या था, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताशकंद और शिमला पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। और यहाँ पे देखिए जो रेडक्लिफ लाइन और साथ में 24वां पैरेलल लाइन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ LOC भी है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। ये जो रेडक्लिफ लाइन है ये उस बंदे के नाम पे इसको रखा गया है, उनका नाम है सर साइरिल रेडक्लिफ, जो कि 1947 में इसको ड्रॉ किया गया, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अगर कहा गया है शिमला एग्रीमेंट, जैसे अभी मैंने पूछा था, और ये जो है 3 जुलाई 1972 को ये साइन हुआ है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ है दोस्तों। अब आपसे ये पूछ रहा हूँ ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएंगे। CV रामन तो आप जानते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो रामन इफ़ेक्ट की वजह से दिया गया है साइंस में। और इनको 1930 इस नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ लेने वाला इंसान जो कि लिटरेचर में रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस साल में इसके अंदर ऐड किया गया है। अब देखा जाए हरगोबिंद खुराना, जो कि इनको अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ फॉर जेनेटिक कोड, यानी मेडिकल साइंस के हिसाब से इनको दिया गया है। और मदर तेरेसा को भी दिया गया है पीस में 1979 में। और मदर तेरेसा को हम लोग सेंट ऑफ गुटर्स के नाम पे जाना जाते हैं। और ये मदर तेरेसा उस वार के बाद फेमस हुआ, उस वार का नाम होता है क्रिम्सन वार। जब क्रिम्सन वार हुआ था, ये अपने आप वॉलंटरीली जाके उन सोल्जर्स को उन्होंने ठीक किया है, उनको सेवा किया है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नाम मिला। और वो उसके बाद से उनको सेंट ऑफ गुटर्स के नाम पे जाना जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1961 में यहाँ पे लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज़, जो कि ऑपरेशन विजय से गोवा को पोर्चुगीज़ की कदमों से बाहर निकाल, मतलब हम लोग इंडिया में शामिल कर लिया गया है। और बाकी आप साल चेक कर लीजिएगा 1942 जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट दोहराता है। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम सिपाही म्यूटनी कहते हैं और वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पे भी जाना जाता है। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग उसको लीड किया है। झांसी से लक्ष्मी भाई, मंगल पांडे जो कि 34th जो इन्फेंट्री से, बंगाल इन्फेंट्री से वो बिलोंग करता है। और तंतिया तोप है। और साथ में अलग अलग लोग हैं जो कि यहाँ पे लखनऊ से बेगम ऑफ अवध जिन्होंने लीड किया था। बाकी नाना साहब आप देख सकते हो कहाँ से लीड किया है, और तंतिया तोप भी कहाँ से लीड किया है। आप बिहार से किसने किया आप मुझे बता सकते हो। अगला अगर देखा जाए यहाँ पे जो गवर्नर जनरल जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कौन था, ये आपसे पूछा जाएगा। लॉर्ड कैनिंग थे जिस टाइम पे गवर्नर जनरल था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
लॉर्ड कैनिंग। अगर कहा जाए 1858 जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उस सिचुएशन में अबॉलिश भी कर दिया गया है और ब्रिटिश गवर्नर जनरल वर चेंज टू वाइसराय। पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और अभी वो वाइसराय बना दिया 1858 से। और सबसे पहला जो वाइसराय रहा है लॉर्ड कैनिंग ही थे और उन्हीं के टाइम पे गवर्नर जनरल से उनका नाम दे दिया गया है वाइसराय। और ही वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। अगर देखा जाए स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये जो स्लोगन देने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक ने इस स्लोगन को, इस नारा को दिया है। इफ़ आई से बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम बाल के नाम पे भी जाना जाता है, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। सो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महाराष्ट्रियन है, जो महात्मा गांधी से मिला था जाके इंग्लैंड, ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कह सकते हैं। याद करने वाली चीज़ वो है जो कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज में बर्थ रेट दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोतीलाल नेहरू रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस एंड फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। ये रिज़ाइन कर लिया और स्वराज पार्टी फॉर्म किया है। और CR दास, चित्तरंजन दास रिज़ाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस एंड अलॉन्ग विद द मोतीलाल नेहरू, NC केलकर लॉन्च्ड देयर ओन पॉलिटिकल आउटफिट कॉल्ड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी और सिंपली द स्वराज पार्टी। सो उस टाइम पे किन किन्होंने स्वराज पार्टी को स्थापना किया है अगर पूछा जाए तो आपको मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, ये इन्होंने, और साथ में उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन था, चित्तरंजन दास थे। तो ये फॉर्म किया है स्वराज पार्टी, या जिनको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम पे भी। पर ये जो स्लोगन देने वाला बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू का पापा थे। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डायमेंशंस ऑफ कबड्डी कोर्ट। यहाँ पे कबड्डी कोर्ट का जो डायमेंशंस होता है वो फीट में अगर देखा जाए अलग डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो भी दिया गया है यहाँ पे मीटर्स में दिया गया है, 13/10 मीटर्स, ये फीट में नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13 फीट तो बहुत कम होता है, 13 मीटर होता है और 10 मीटर होता है। यानी लेंथ जो होता है वो 13 होता है, लेंथ ऑलवेज बड़ा होता है, विड्थ जो है 10 मीटर का होता है। अगला यहाँ पे अगर राइट साइड में देखा जाए कितने प्लेयर कौन कौन सा गेम में खेलते हैं, 7 प्लेयर खेलने वाली जो गेम है कबड्डी में खेलते हैं, पर +5 जो लोग होते हैं वो रिज़र्व में रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुल मिला के 12 लोग होते हैं इंक्लूडिंग रिज़र्व। तो 7 लोग खिलाड़ी होते हैं और 5 बाहर बैठे रहते हैं, रिज़र्व में रहते हैं। जो वाटर पोलो होता है, जो पानी के अंदर आपको एक बॉल को फेंकना पड़ता है, उस साइड जाके गोल करना पड़ता है, उसके अंदर भी आपको 7 खिलाड़ी होते हैं और जिनके अंदर गोलकीपर भी शामिल होता है। तो 6 खिलाड़ी खेलते, 1 गोलकीपर रहेगा। और हैंडबॉल में भी आपको सेम देखने को मिलता है। अब 4 खेलने वाली हॉर्स पोलो होता है, जो कि हॉर्स में बैठे रहते हैं और नीचे बॉल को मारना पड़ता है। और 5 प्लेयर जो होते हैं बास्केटबॉल में देखने को मिलता है। 6 प्लेयर जो है आप वॉलीबॉल में देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आपको याद रखना। अगर हम कहें कितना डिस्टेंस होता है बिटवीन द स्टम्प्स, जो कि 22 फीट आप डिस्टेंस देख सकते हो। 22 जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टम्प्स जो होता है वो कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज़ 22 फीट होता है या 22 मीटर होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 फीट, 22 मीटर या 22 यार्ड्स क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स। यहाँ पे इंसेक्ट से प्रोड्यूस होने वाले कौन सा नहीं है, जो कि लैक होता है, जो कि कीड़े का शिट होता है लैक, और हनी, जो कि हनी बीस ये फॉर्म करते हैं। अब बात आता है सिल्क, जो कि सिल्क वॉर्म्स से आप फ्रेम जितने भी फॉर्म होता है, मतलब जो ऊपर का जो 3 है वो तीनों को तीनों इंसेक्ट से पैदा होता है।
सैफ़रॉन आप जानते हैं एक फूल होता है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। आप इस सैफ़रॉन को जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है श्रीनगर में। अब बात आता है बैट कैन प्रे द इंसेक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स, जो कि अलग अलग इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं। और ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं ये काफ़ी कंपन पैदा करता है आपकी शरीर पर। जैसे कि आपके कान के पास कोई भी मच्छर जाता है, आप उसको सुन नहीं पाते हो। सो ठीक उसी तरह ये भी कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और जाके सीधा वो टकराता है जो भी कंपन पैदा किया हुआ मच्छरों से, तब जाके वो सीधा अपने आप वो उस जगह पहुंच जाता है, उसको खा जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करके प्रे यानी खाने के लिए उसका जो शिकार होते हैं वो आसानी से पहचान लेते हैं। अगला देखिए, इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है वो 20 हेड से कम होता है और 20 हेड से लेके 20,000 जो हेड्स बीच में वो ऑडिबल रेंज होता है। मोर दैन 20,000 हेड्स जो होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, विच गेम इज़ रोवर्स कप इज़ एसोसिएटेड विथ। जो रोवर्स कप होता है वो किस गेम का संबंधित है, वो है फुटबॉल। अलग अलग कप्स है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे रोवर्स कप जो है फुटबॉल के संबंधित है और क्रिकेट, टेनिस और बैडमिंटन ये अलग अलग स्पोर्ट्स है, अलग अलग इनका जो भी कप से आप याद रखिएगा, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ हमने दिया गया है टर्मिनोलॉजी ऑफ रेस्पेक्टिव गेम्स। चेस जो खेलते हैं, ये जो चेस है, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, ये जितने भी हैं ये पूरा चेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। बॉक्सिंग में पंच होता है और नॉकआउट, अपरकट, किडनी पंच, ये सब आपको बॉक्सिंग में देखने को मिलता है। और बिलियर्ड्स जो कि जिगर, ब्रेक, पॉट, क्यू, ये सब बिलियर्ड्स का आप कह सकते हो। और वॉलीबॉल अगर कहा जाए, ड्यूस, बूस्टर, लव, स्पाइकर्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं वॉलीबॉल में आपको देखने को मिलता है। और रंगस्वामी जो कप होता है वो वॉलीबॉल में आपको ज़रूर देखने को मिलता है, ये कप। और वॉलीबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने हैं? 6 लोग होते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो वॉलीबॉल के अंदर जो सेंटर में होता है, जो बॉल को ऐसे डिफेंड करता है, यानी कोई भी स्मैश मारे वो डिफेंड करता है, उस बंदे का पोजीशन, उस बंदे को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग फुटबॉल में क्या होता है, स्ट्राइकर होता है जो गोल बनाते हैं। तो वैसे जो वॉलीबॉल में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है, जो बंदा स्मैश मारने के बाद उसको डिफेंड करता है। और यहाँ पे सुंदरबान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेल्टास है, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको टाइगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बाकी अगर देखा जाए, अनाईमोड़ी, खासी एंड गैरो, ये सब हिल्स हैं जो माउंटेन रेंजेस हैं। थार, सहारा, ये सब डेजर्ट है। तितली और ये सब जितने भी याश, ये सब तूफ़ान हैं, साइक्लोन्स। अब यहाँ पे आता है ड्यूरांड कप। दिस इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट। यहाँ पे अगर देखा जाए, ड्यूरांड एक लाइन है जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में हम देख सकते हो। और ये सर मॉर्टिमर ड्यूरांड के नाम पे इस ड्यूरांड लाइन को खींचा गया है। नेशनल फ्लावर अपना लोटस है दोस्तों, और जिसको हम लोटस का साइंटिफिक नेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, नीलम्बो नूसीफेरा, जो कि साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस। ये अपना नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। और नेशनल गेम अगर कहा जाए, हॉकी, जो कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और ये हॉकी विज़ार्ड जो कि ध्यानचंद को कहते हैं। और नेशनल लैंग्वेज जो कि आज के टाइम पे अपना हिंदी है, सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है दोस्तों। और बंगाली एंड तेलुगु उसके बाद का नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बंगाली और उसके बाद फॉलोड बाय तेलुगु सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं। नाउ इट कम्स टू सबसे पहला देश टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल। ये इम्पॉर्टेंट है। यूरी गगारिन जो कि सबसे पहला जाने वाला स्पेस में, वो रशिया से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली वही लोग स्पेस में व्हीकल को भेजा है। और उस कुत्ते का नाम था
लाइका, अगर वो पूछा जाए इन रशियन लैंग्वेज युद्राविका, सो युद्राविका जो कि वाई से स्टार्ट होता है, युद्राविका कुत्ते का नाम, और वो उनकी डेथ हो गई थी कुत्ते को। और पहला पर्सन टू गो इनटू द स्पेस, जिस बंदे का नाम यूरी गैगारिन और यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रशिया से बिलोंग करता है। और मून में जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिकी का ये एस्ट्रोनॉट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात आता है सिल्ली पॉइंट। ये जो वर्ड है ये किस गेम के कनेक्टेड है? ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में इनके अलावा LBW, मेडन ओवर, रबर, एशेस, फॉलो ऑन, गूगली, गली, सिली पॉइंट, ड्राइव, कवर पॉइंट, स्टोन वॉलिंग, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलता है। टेनिस में, हॉकी में, फुटबॉल में अलग अलग टर्मिनोलॉजी भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और आप जाके मेरा प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिएगा। कोई भी टर्मिनोलॉजी के संबंधित एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। व्हेन इट कम्स टू वेयर इन इंडिया इज़ लिग्नाइट फाउंड इन अबंडेंस, अबंडेंस यानी प्लेंटी, सबसे ज़्यादा। सो इंडिया में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा पाने वाली जगह है तमिलनाडु, और बाकी अलग अलग जगह का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे माइका एक मिनरल है दोस्तों, और साथ में अगर देखा जाए, और पेट्रोलियम एक मिनरल ऑयल कह सकते हो। और स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो कि जमशेदपुर को कहते हैं, और ये झारखंड में उपस्थित है। और लिग्नाइट सबसे ज़्यादा किस जगह पे, तमिलनाडु में कौन सी जगह है जहाँ पे पाया जाता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बड़े बड़े ये केव्स होते हैं पूरा एकदम, जहाँ पे लिग्नाइट, आप KGF मूवी आप जानते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ पे गोल्ड सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलता है। और यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया आर फाउंड इन, जो कि यूरेनियम है, द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में जो कि मेरा गांव के पास में भी आपको यूरेनियम माइंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे कैर्नेटाइट पिच ब्लेंड जो कि यूरेनियम का ओर है दोस्तों। और यहाँ पे एलिमेंट यूज्ड इन द हाइड्रोजन बॉम्ब, उस एलिमेंट का नाम है यूरेनियम और प्लूटोनियम। और यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि मीथाइल आइसोसाइनेट, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट जो कि 1985 में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ गया था, मतलब एक ऐसा हादसा हुआ था 1984 में, जो कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम पे जाना जाते हैं। वहाँ पे मीथाइल आइसोसाइनेट रिलीज़ हुआ, काफ़ी लोगों का डेथ हो गई थी इस साल में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आप देख लीजिएगा कौन सा गैस रिलीज़ हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूछा जाएगा तो आपको बतानी है, मीथाइल आइसोसाइनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडवेट ये किस किस्म का टैक्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है मॉडवेट, यानी एक किस्म का एक्साइज ड्यूटी का टैक्स होता है। यहाँ देखा जाए इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई उन पे डाला जाता है। ऑक्ट्राई टैक्स जो कि गुड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कोई भी सामान, उसका पक्का ऑक्ट्राई टैक्स भरना ज़रूरी होता है, नहीं तो कस्टम्स डिपार्टमेंट जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट वाले पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ये जितने भी है वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आज के टाइम पे GST करके कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबको हटाकर। अब यहाँ पे देखा जाए डायरेक्ट टैक्सेस जो कि इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है। और सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विजिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी अलग अलग आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मॉडवेट जो है एक्साइज ड्यूटी पे आप देख सकते हो, मॉडवेट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे GST किन साल में और इसको अमेंड किया गया किस आर्टिकल के तहत। द फर्स्ट इंडियन हु प्रिसाइडेड ओवर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ICJ कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पे नागेंद्र सिंह थे सबसे पहला इंडियन जिन्होंने ICJ के जस्टिस बने दोस्तों, वहाँ पे प्रिसाइड किया उन्होंने। और बाकी यहाँ मिल्खा सिंह जो कि एथलीट है, भगत सिंह तो आप जानते ही हैं,
डॉक्टर हरदयाल के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर आप जानते ही हैं, और ये जब हुआ था उस टाइम पे 1919 जो कि 13 अप्रैल को ये हादसा हुआ था। जलियांवाला बाग एक ऐसा जगह है जो कि अमृतसर में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा लोगों को मारा गया था उस टाइम पे 13 अप्रैल यानी बैसाखी के फेस्टिवल के दिन। और उस दिन जनरल डायर ने सबको मार दिया था। और उसके बाद इन्होंने एक ऐसा ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाया गया है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, उस कमेटी का नाम था उस टाइम पे हंटर कमेटी को सेटअप किया गया था, जो कि लॉर्ड हंटर, ए सेनेटर ऑफ द कॉलेज ऑफ जस्टिस ऑफ स्कॉटलैंड, जिन्होंने इस हंटर कमीशन को एस्टैब्लिश किया था। उस टाइम पे इस हंटर कमीशन को बिठाया गया था, क्यों मारा गया था। लेकिन उसके बाद जो भी हादसा हुआ 13 मार्च जो कि 1940, मतलब इतने साल के बाद 21 साल के बाद सरदार उधम सिंह एक ऐसा बंदा था, उसने कसम खा लिया कि मैं जाके उसको मारूंगा, वो डायर को। सो जनरल वो डायर को, जिन्होंने यहाँ पे उसको मार दिया था जाके कैक्सटन हॉल में जो कि लंदन में है, एक मीटिंग में जाके उसको मार दिया था। और उन्होंने टैटू भी लगवाया था कि एमडी सिंह आज़ाद। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उधम सिंह जो है अपने आप इतना इतना इंटरेस्ट लेके उसको जाके वापस मार दिया था। नाउ वी हैव समथिंग लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडियन स्टेट्स को कौन सा साल से शुरू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1956 जो कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिक पे स्टेट बनाया गया था 1956। और यहाँ पे देखा जाए ऐसे कौन सा दिन, इंडिया डे एंड नाइट आर इक्वल, जैसे कि धरती में डे एंड नाइट्स जो इक्वल होता है उसको हम इक्विनॉक्स के नाम पे जाना जाते हैं। 22 अप्रैल 22 सितंबर को इस तरह का हम लोग इक्विनॉक्स के नाम पे जाना जाते हैं, अप्रैल और सितंबर। अगर कहा गया है व्हेन वाज कारगिल वॉर वाज फॉट, 1999 में कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे ऑपरेशन पोलो जो कि लिबरेशन ऑफ हैदराबाद के लिए 1948 में इस ऑपरेशन पोलो को स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन विजय जो कि गोवा को लिबरेट करने के लिए 1961 में पोर्चुगीज़ वालों से, और साथ में इसी ऑपरेशन विजय दूसरी बार 1999 में कारगिल वार में भी इसको शामिल किए गए थे। और ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है वो पंजाब इंसर्जेंसी इंडिकेट करता है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, इनमें से सबसे पहला कौन है जो इन्वेड करने वाला इंडिया को, वो है अरब्स है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कोड लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज, क्या लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज जो कि पर्शियन लैंग्वेज होता है, कोड लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले इन्वेड करने वाले कौन है जो इंडिया में घुसपैठ करने वाले हैं, वो अरब से दोस्तों। और आफ्टर द शिवाजी कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद द मुगल्स ऑफ एंड सिद्दीस, जिसको हम जंजीरा कहते हैं, ही कंक्वायर्ड कर्नाटका ड्यूरिंग द 1677 एंड 80। सो ओवरऑल क्या है, इस कोड लैंग्वेज तो पर्शियन था ही, उसके बाद मराठास आए, उसके बाद जो भी ब्रिटिशर्स आ गए। सो यहाँ पे कौन कौन इन्वेड किया वो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे पहला टिंडाल इफेक्ट जो होता है ये एसोसिएटेड विथ विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये जो टिंडाल प्रॉपर्टी है नॉर्मली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आधारित पर आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं डिस्पर्शन, वाइट लाइट जब प्रिज्म पे गिरता है वो डिस्पर्स हो जाता है, विजिआर स्प्लिट होता है। और सस्पेंशन तो आपको शॉक अब्जॉर्प्शन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे सन जो है एक ऐसा ल्यूमिनस बॉडी है, और मून जो है एंड द अर्थ आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ है, दे गेट लाइट फ्रॉम द सन। द मून इज़ विजिबल टू अस एट नाइट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ल्यूमिनस बॉडी क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या है। ल्यूमिनस बॉडी वो चीज़ है जो कि सूरज है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो कि मून है दोस्तों, वो अपने आप ग्लो नहीं होता है। टिंडाल इफेक्ट ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आधारित पर देखने को मिलता है, जो मिरेजेस होते हैं। और साथ में ये रोड के ऊपर आपको लू देखने को मिलता है। ये सब किस वजह से आपको देखने को मिलता है, ये जो मिरर जो फॉर्म होता है
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है घरों में, अगर 3 रुपया के हिसाब से पर यूनिट खर्च होता है, सो उस यूनिट को क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट एग्जैक्टली द यूनिट इज़ कॉल्ड। आई वांट यू टू गिव दैट यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं, जो हेड्स होते हैं 50 हेड्स का इस्तेमाल करते हैं हम, जो कि डोमेस्टिक में पैरेलल का सीरीज़ में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर है, उस यूनिट को क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और टाइप ऑफ मैग्नेट जो होता है इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो मैग्नेट होता है वो है परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, और इस परमानेंट मैग्नेट को अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है, और जो कि अलॉय मेड ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, ये तीनों का मिश्रण जो अलॉय है, ब्रास कहते हैं, जिनके अंदर कॉपर, जिंक एंड निकल का मिश्रण है। ब्रॉन्ज और ब्रास अलग अलग है। ब्रॉन्ज में अगर देखा जाए कॉपर और टिन देखने को मिलता है, ब्रास में यहाँ पे जिंक और कॉपर देखने को मिलता है, और निकल का मात्र थोड़ा सा है। और यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला है बॉक्साइट का पूछा गया। ये जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का ओर है, जैसे कि आयरन का ओर हेमाटाइट है, मर्क्यूरी का ओर जो है चिनाबार है, ठीक उसी तरह यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है, उसका भी केमिकल फार्मूला है Al2H2O4। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नाइट्रोजन गैस कलरलेस डिफ्यूजिव होता है, सबसे जल्दी बाहर निकल जाता है, और ये कलरलेस आपको देखने को मिलता है, इसीलिए वो इतना लाइट रहता है। वो ऊपरी हिस्से में आपको देखने को मिलता है, क्रस्ट के ऊपर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा रहेगा, पर क्रस्ट से ऊपर थोड़ा सा वो जहाँ पे आपको नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी ट्रोपोस्फियर एरिया में। नाउ वी हैव व्हाट नेम इज़ गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये नाम दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट जो भी शेल है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल्स में घूमते रहते हैं। और यहाँ पे जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेचर के होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स खोज करने वाला साइंटिस्ट है वो है जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, चाडविक न्यूट्रॉन। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा। देखिए एक एक चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, पर डोंट मिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो होता है वो एनामिल होता है। सबसे हार्डेस्ट मजिल अगर पूछा जाए जॉ मजिल होता है। ये एनामिल के अंदर ये क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। और यहाँ पे डेंटाइन एक होता है आपको दांतों के ऊपर। और यहाँ पे स्टडी ऑफ जो टीथ होता है वो ओडोंटोलॉजी कहते हैं, जो कि टीथ का स्टडी को ओडोंटोलॉजी। अगर पूछा जाए जो टीथ और किससे बना हुआ रहता है वो डेंटाइन से बना हुआ रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बोन जो होता है वो एनामिल से बना हुआ रहता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुल मिला के ये 30 सवाल इंटू पता नहीं कितने इंटू 5 मान लो, मतलब आप मैं बता रहा हूँ 30 इंटू 5 के हिसाब से 150 सवाल, यानी एक एक सवाल के अंदर हम इतने कंटेंट डिस्कस करेंगे। आप इनसे पहले अगर मैंने तेलुगु में समझाया, हिंदी में समझाया, डोंट वरी, पर जो भी कंटेंट दिया गया वो आपको काम आ जाएगा। उस कंटेंट को आपको धीरे धीरे से पढ़ने की कोशिश करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइस। ये जितने भी 30 मिनट का जो वीडियो है आपकी लाइफ बदल सकता है, और इससे पहले जितने भी एक्सप्लेन किया है वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।